नमस्कार। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहे हैं। करंट टॉपिक भी है और पूरे विश्व में चर्चा का विषय है। जम्मू कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग था और हम सब जानते हैं कि वहां 47 के बाद क्या क्या हुआ। सबसे लास्ट स्टेट था जो भारत में जिसका विलय हुआ था। और हम पुरानी बातों पर नहीं जाएंगे और आज हम बात करने जा रहे हैं एहसान मिर्जा साहब से, जो फॉर्मर एडिशनल एडवोकेट जनरल जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के, और उससे पहले आप पीडीपी के स्टूडेंट विंग के प्रेसिडेंट थे और उसके बाद स्टेट यूथ सेक्रेटरी पीडीपी थे। बहुत पढ़े लिखे एक अच्छे परिवार से ताल्लुक रखते हैं। राजौरी में आप रहते हैं। पुंछ राजौरी आप सब जानते होंगे, एक जम्मू प्रोविंस के अंडर में आता है। मेरा जन्म भी पुंछ में ही हुआ है, तो मैं वहां के बारे में बहुत जानकारी रखता हूं, वाकिफ हूं। और अभी आप दिल्ली आए हुए हैं एक खास वजह से। आप स्टेट एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं। पहाड़ी ट्राइबल एसटी फॉर्म बना एक, क्योंकि जम्मू कश्मीर का ये जो जम्मू की बेल्ट में यहां के जो पहाड़ी थे उनको आज तक कोई सरकारी सुविधाएं नहीं मिली। जम्मू कश्मीर में कश्मीर वालों को सब कुछ मिलता रहा और यहां नहीं मिला। तो सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल में। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया आपका मैंने, वो जरूरी भी था। अब मैं बताइए कि इस समय ये जो आप मूवमेंट लेके आए हैं, पहाड़ी यूथ फॉर्म बनाया है, एसटी का दर्जा क्यों मिलना चाहिए, इसके बारे में बताइए। निर्मल जी, वैसे तो जो आपके व्यूवर हैं, मैं उनको ये जरूर बताना चाहूंगा कि जम्मू कश्मीर में एक कम्युनिटी है, एक ट्राइब है, एक कबीला है जिसको पहाड़ी कबीला कहा जाता है। जी। हमारे साथ ऐसा हुआ कि 1947 में जब पार्टीशन हुई हिंदुस्तान और पाकिस्तान की, तो जो मेजॉरिटी जो पॉपुलेशन थी, जो डोमिनेशन थी पॉलिटिकल सिस्टम में जम्मू कश्मीर में, तो वो पहाड़ी कबीले के लोगों की थी। तो 47 के बाद क्या हुआ कि, और 65 के बाद दिल्ली की जो सेंट्रल में जो सरकार में जो लोग बैठे हुए थे, और जम्मू कश्मीर के उस वक्त जो हेल्म ऑफ अफेयर थे, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि बड़ी शख्सियत थी, तो उन्होंने एक, मैं कहूंगा कि पहाड़ियों के साथ एक साजिश के तहत जो है वो पीओजेके में जो मेजोरिटी जो पॉपुलेशन आज की डेट में भी अगर आप फिगर उठा के देखेंगे तो वो पहाड़ी कबीले के लोगों की है, उनको पाकिस्तान के साथ जोड़ दिया और हमारे लोग यहां पे रह गए। अब क्योंकि हमारे लोग ज्यादातर जो है वो राजौरी और पुंछ, वहां पे लगभग 65% जो पॉपुलेशन है वो पहाड़ी कबीले के लोगों की है। और उसके बाद उड़ी, करना, तांगदार, टीटवाल, लोलाब और कुपवाड़ा और बारामूला के और कुछ बेल्ट्स और साउथ कश्मीर में अलग अलग जगहों पे हमारे ये लोग काफी देर से जो है वो बस रहे हैं। हमारा एक अपनी एथनिसिटी है, हमारा एक अपनी पहचान है, हमारी एक कॉमन लैंग्वेज है जिसको पहाड़ी कहते हैं, जो निर्मल जी आप भी बोलते हैं। जी, बिल्कुल। और मुझे बड़ा अच्छा लगा दिल्ली में आके जब मैंने देखा कि आप पहाड़ी में मुझसे बात कर रहे हो। और मैं ये भी बताना चाहूंगा कि लैंग्वेज एक इतना इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है दो इंसानों को मिलने में। और आपने देखा होगा कि जुबान के अंदर कितनी ताकत होती है, कभी ये रिलीजन से बढ़ के लोगों को जोड़ देती है। और आपने पाकिस्तान के अंदर देखा कि जब आइडिया ऑफ पाकिस्तान हुआ तो इट वाज इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, लेकिन वहां के जो बांग्लादेश के जो लोग थे उनकी अपनी लैंग्वेज की वजह से उन्होंने एक अलग मुल्क बना लिया। सो लैंग्वेज का ये कनेक्शन होता है। तो हमारी ये जदोजहद जो है ये 1989 से सबसे पहले पब्लिकली सामने आई। वैसे तो ये जदोजहद काफी पुराने हमारे बुजुर्ग चला रहे थे कि हमें शेड्यूल ट्राइब का दर्जा मिले। वो इसलिए कह रहे थे बिकॉज
एज पर आर्टिकल 341 और 342 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो भी क्राइटेरिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और कॉन्स्टिट्यूशन ने जो सेट किया हुआ है कि आपका प्रिमेटिव ट्रेड होना चाहिए, आपका जियोग्राफिकल आइसोलेशन होनी चाहिए, आपकी शाइनेस होनी चाहिए, जो जो इसके अलावा भी जो क्राइटेरिया बनाए थे वो क्राइटेरिया हम सारे फुलफिल करते थे। हमारे साथ एक दूसरा समाज है गुजर एंड बकरवाल समाज, आप जानते हैं, आप वहां के रहने वाले हैं जी। उनका सिवाय लैंग्वेज के, वो गोजरी बोलते हैं, हम पहाड़ी बोलते हैं, उसके अलावा हर एक चीज हमारी कॉमन है। और आपको पता है कि जो गुर्जर समाज हरियाणा के अंदर है, जो गुर्जर समाज हिंदुस्तान के दूसरे मुल्कों स्टेट्स में है, यूपी, राजस्थान, सिवाय उत्तराखंड और सिवाय हिमाचल में, तो वो ओबीसी कैटेगरी में आता है। उनको शेड्यूल ट्राइब का दर्जा नहीं मिला, नहीं मिला। क्योंकि जो क्राइटेरिया एक किसी भी कम्युनिटी को या किसी भी कबीले को जो फिक्स किया गया है वो उसमें फॉल नहीं करते थे। हमारे जम्मू कश्मीर के लोग फॉल करते थे बिकॉज ऑफ देयर टोपोग्राफी। तो इसी तरह हम जो पहाड़ी कबीले के लोग थे, हमारी भी उस वक्त जो है वो फाइल गई, और 1989 में जब रिकमेंडेशन पहली बार डिफरेंट कम्युनिटीज की हुई, क्योंकि आपको पता है कंसर्न जो स्टेट्स हैं या यूनियन टेरिटरीज हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट को रिकमेंडेशन करके भेजती हैं कि ये कम्युनिटीज हैं, ये मार्जिनलाइज हैं, ये स्क्रीज कम्युनिटीज हैं, ये जियोग्राफिकली आइसोलेटेड कम्युनिटीज हैं, इसको जो है वो शेड्यूल ट्राइब का दर्जा दिया जाए। तो हमारा जब केस आया तो 1989 में हम पहाड़ी लोग नंबर 1 पे थे। उसके अलावा वहां पे गद्दीज थे, सीपीज थे, शीनाज थे, दर्ज थे और गुजर और बकरवाल थे। सारी कम्युनिटीज जो है उनको जो है वो शेड्यूल ट्राइब का दर्जा मिल गया, और गुजर और बकरवाल जो हमारे भाई हैं उनको भी मिल गया। लेकिन हमारे इशू को जो है अच्छा। वो हमारे केस को जो एक हिसाब से मैं कहूंगा रिजेक्ट कर दिया गया, और फिर डिफरेंट सरकारें आती रही टाइम टू टाइम। जो भी सरकार आई, अगर वहां पे कोई गवर्नर रूल हुआ तो कोई गवर्नर वहां पे अपॉइंट हुआ, उन्होंने भी हमारा केस रिकमेंड किया। कोई भी जो पॉपुलर गवर्नमेंट थी 1996 में जब फारूक साहब आए तब हमारा केस रिकमेंड हुआ। 2002 में जब मुफ्ती साहब, जब उमर अब्दुल्ला आए तब हमारा केस रिकमेंड हुआ। 2008 में जब मुफ्ती साहब चीफ मिनिस्टर बने तब हमारा केस रिकमेंड हुआ। 2014 में, उसके अलावा जब भी कश्मीर के ऊपर अगर कोई भी स्टडी करने गया, किसी भी लेवल पे उसने बात अगर सुनी, तो हमारा केस हमेशा रिकमेंड किया गया कि पहाड़ियों को जो है उनके साथ इंसाफ होना चाहिए, उनको शेड्यूल ट्राइब का दर्जा देना चाहिए। लेकिन हमारे बुजुर्ग जो जंग लड़ते रहे वो कुछ गुजर गए हैं, कुछ अभी हैं। तो हमारे लिए मैं कहूंगा कि एक जिसको कहते हैं ना कि जब आप अंधेरे में होते हो तो आपको कोई रोशनी नजर नहीं आती, तो मैं कहूंगा कि 2019 का वो दिन जिस दिन आर्टिकल 370 रिमूव हुआ, 35 से रिमूव हुआ, तो हमारे जैसे लोग, मैं भी एक लॉ स्टूडेंट हूं, मैं सच बताऊं आपको कि इवन बीइंग अ लॉ स्टूडेंट हमने 370 को उस तरीके से कभी पढ़ा नहीं था, क्योंकि आपकी सोसाइटी के अंदर किसी भी चीज को जब इमोशंस के साथ अटैच किया जाता है तो तब आप उसके लॉजिक और रीजनिंग्स पे नहीं जाते। तो मैं ये कह रहा था कि हमने जब उसको बड़ा एक हमारे साथ एक सेंटिमेंट जुड़े हुए थे, तो हम 5 अगस्त 2019 को जब हमने पार्लियामेंट के अंदर देखा कि इसको रिमूव किया जा रहा है तो हम लोग बड़े परेशान हो गए। हमने ये सोचा कि शायद हमारी आइडेंटिटी अब खत्म हो जाएगी। हमारी जो हम एक कश्मीरियत की जब बात करते हैं, जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, तो हमने कहा कि ये तो एक आइडेंटिटी थी और ये आइडेंटिटी खत्म हो जाएगी। लेकिन निर्मल जी, मैं आपको ईमानदारी से बताता हूं, और ये मेरा मानना है और ये जम्मू कश्मीर के हर नौजवान का मानना है, और खासकर वो नौजवान जो पढ़ा लिखा नौजवान है, जो फैक्चुअल और एक्चुअल चीज में बिलीव करता है कि हमारी आइडेंटिटी अगर है तो वो इंडियन है, वो हिंदुस्तानी। क्या बात है? ये चीज हम पहले भी महसूस करते थे, लेकिन आप समझते हैं कि कई बार सोसाइटी में कुछ इमोशंस की वजह से भी कुछ लोग जो है वो सामने नहीं आते, खुल के आके बात नहीं करते। तो 2019 में जब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट वहां पे बना, तो खासकर जब हमारी कम्युनिटी, जो पहाड़ी कम्युनिटी इतनी देर से लड़ रही थी, हमारे कुछ लोग जो हमारे लीडर
हजरात दिल्ली में आए, माननीय अमित शाह जी से मिले, तो उनके साथ जब हमने अपनी बात रखी तो उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में ऐसा कोई भी शख्स, ऐसी कोई भी कम्युनिटी जिनके साथ नाइंसाफी हो रही है, उनके साथ इंसाफ होगा और आपके साथ भी इंसाफ होगा। और तब ये हमारी कहानी शुरू हो गई वहां से। और करते करते एक जस्टिस जीडी शर्मा कमीशन कॉन्स्टिट्यूट की, और उसमें वो बैकवर्ड क्लासेस कमीशन थी, लेकिन उसको ये मैंडेट भी दिया, साथ एडिशनल मैंडेट, कि आप किसी भी शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट को एडिशन या डिलीशन के लिए आप रिकमेंड कर सकते हो। उन्होंने हमारा केस रिकमेंड किया और उसके बाद हमारा एनसी एक आरजीआई जो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया है, उसके पास हमारा केस जो है वो पहुंचा, और उसके बाद नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब से भी क्लियर हुआ, और फिर जाके हमारा बिल जो है वो टेबल किया गया मानसून सेशन के अंदर, और कंसीडरेशन भी हो गई। अब हम जो है वो बेसब्री से जो है इंतजार कर रहे हैं कि हमारे लोगों को जो है वो पहाड़ियों को एसटी का स्टेटस मिले। पर पूरे देश में कश्मीर को लेके एक अलग बात थी। पूरे देश में मैं ट्रेवल करता हूं, मैं भी वहां रहता हूं, और मैं भी महसूस करता था कि 370 तो एक वजह थी, और उसके अलावा जो मिलिटेंसी वहां शुरू हुई पाकिस्तान के द्वारा, और हमारे युवाओं को वहां उनका ब्रेन वॉश करके उनको इसमें धकेला गया, और वो उसके बाद बाहर निकले। मैं अब पुरानी बातों की बात नहीं करूंगा कि वहां क्या खराबियां थी क्या नहीं थी, लेकिन वहां एक नया सवेरा हो चुका है। आप क्या कहते हैं इस बारे में? देखिए निर्मल जी, मैं आपको एक चीज बताऊं, बड़ी ईमानदारी से कहना चाहता हूं कि कोई भी सोसाइटी जो है वो तब तक तरक्की नहीं कर सकती, प्रोग्रेस नहीं कर सकती, अगर वो सोसाइटी अपने आप को सिक्योर ना समझे। जिस सोसाइटी के आपको एक बड़ा सा घर दे दिया जाए, चाहे वो सोने चांदी का बना हो, लेकिन आगे पीछे से आपको बंद करके उसमें रखा जाए, तो उससे ज्यादा आप पसंद करेंगे कि एक छोटी सी कुटिया हो, लेकिन वहां आप सुकून से रहो। और सोने की मतलब पिंजरे में बंद कर दिया गया। पिंजरे में बंद कर। देखिए, जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का मुकुट है, और जम्मू कश्मीर एक जन्नत है। हम जब नौजवान, जब हमने थोड़ा सा एक होश संभाली, तो हम अपने बुजुर्गों से सुना करते थे कि यहाँ पे फिल्म्स की शूटिंग होती थी, बड़े बड़ी जो बॉलीवुड के जो एक्टर्स हैं वो यहाँ आके शूट किया करते थे, और उसके बाद इवन फॉरेनर्स जो है वो यहाँ पे आया करते थे। और आपने शायद देखा होगा कि वो चीज आज भी कश्मीर में आपको नजर आएगी कि वहां का एक इंटेलिजेंशिया जो है, क्योंकि जब आपके साथ अच्छे लोग आपके साथ आते हैं, जब आप उनसे उठते बैठते हो, तो आपके समाज में जो है वो आपके नौजवानों के अंदर भी एक नया जहन विकसित होता है और सोसाइटी प्रोग्रेस करती है। बल्कि फिल्म की शूटिंग से तो यहाँ तक हुआ कि ये बेताब ग्राउंड है जी, जहाँ बेताब की बेताब वैली है। हाँ, जिस फिल्म के नाम से, कि वो शशि कपूर की जो फिल्म थी कश्मीर वाली, कश्मीर की कली, और इस तरह की फिल्में थी जो आज भी उसी नाम से गाइड जो है बताता है कि यहाँ फलां फिल्म की शूटिंग हुई थी, यहाँ फलां फिल्म की शूटिंग हुई थी, और किस अच्छे ढंग से वो सारी चीजें पिक्चराइज हुई थी, और टूरिज्म भी कितना था उस समय। मैं वही कह रहा हूं कि मैं पिछले दिनों में, क्योंकि हम कुछ दिन हो गए हैं यहाँ पे बैठे हुए, तो हमारे पास हमारे एक दोस्त थे, वो हैदराबाद के रहने वाले हैं, तो उनके एक जानकार थे, एक फिल्म डायरेक्टर थे साउथ से, तो बात चली कि फिल्म इंडस्ट्री के ऊपर, तो वो कहने लगे कि आज की डेट में हम सबसे ज्यादा हिमाचल में जाके जो है शूटिंग करते हैं। तो हमने उनको कहा कि हिमाचल तो अपनी जगह खूबसूरत है, लेकिन कश्मीर की खूबसूरती तो दुनिया जानती है, तो ऐसा क्या है कि कश्मीर में आप थोड़ा सा कम जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि हमारे लिए सबसे मेन चीज या इंपॉर्टेंट चीज होती है सिक्योरिटी, कि जब भी कोई फिल्म शूट करने के लिए बड़ी बजट की फिल्म जब जाती है किसी एरिया के अंदर, तो वो मुझे बता रहे थे कि कम से कम 1-2 हज़ार आदमी उनके साथ जुड़ा होता है, जो वहां जाता है, सारा एक प्रॉपर तरीके से वो मटेरियल भी वहां लेके जाते हैं, उनके कास्टमैन्स होते हैं, तो एक बड़ी टीम जाती है, करोड़ों रुपए का खर्चा जी। और वो कहते हैं कि हम पिछली बार कहीं एक शूटिंग करने के लिए गए, तो हम यहां से कम 1000 की हमारी टोली थी, हम लोग यहां से गए, और जिसमें कश्मीर के हजारों लोगों को हमने भी इन्वॉल्व किया कि
मतलब आपको पता है जब आप एक बॉलीवुड की एक मूवी जब कास्ट करते हो तो ये करोड़ों रुपए का बजट होता है। तो अगर एक तरफ यहाँ का अगर कोई आर्टिस्ट अगर वहां जाके काम करता है तो वहां के लोकल लोगों को भी अपॉर्चुनिटी मिलती है। जूनियर आर्टिस्ट सारे वहीं से, क्राउड वहीं से जूनियर लेना आर्टिस्ट पड़ता से है, क्राउड वहां से लेना पड़ता है, उसके बाद गाड़ियां हैं आपकी, होटल है, होटल्स हैं, मतलब एक बड़ी इंडस्ट्री है। बहुत बड़ी। तो वो मुझे कह रहे थे कि अचानक से हमें पता चला कि किसी जगह जो है वो कोई अटैक हो गया और उस वजह से सारे लोग जो है वो घबरा गए और उन्होंने अपने उसको पैक किया और वापस आना पड़ा। तो हम ये चीजें जो है जम्मू कश्मीर में आज का नौजवान मिस कर रहा है कि काश वो वक्त दोबारा आए कि हमारे लोग जो है वो वहां पे पहुंचे, एक नया दौर आए, एक नया सवेरा आए। तो मैं पिछले दिनों में यहाँ पे दिल्ली में अपने कुछ साथियों से बात कर रहा था तो वो यहाँ पे कहने लगे कि यहाँ पे एक अच्छा स्कूल जो है वहां पे एक टीचर जो है वो मिनिमम सैलरी लेता है 2 लाख 2.5 लाख, और अगर थोड़ा बढ़िया स्कूल हो तो वहां का टीचर जो है वो 4-4 5-5 लाख रुपया भी लेता है। तो हम लोग यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब के ऊपर फोकस ही नहीं रखते, लेकिन हमारे वहां पे एक पढ़ा लिखा जो नौजवान है वो इतनी उसके पास क्वालिफिकेशन होने के बाद, आप जानते हो कि कश्मीर में एक इंटेलिजेंट लॉट है जो ये समझता है कि वो भी कुछ रोल प्ले करना चाहता है, लेकिन जब प्राइवेट सेक्टर वहां पे होगा नहीं तो आप समझ सकते हैं कि फिर वो अपना रोल कैसे देगा। तो हमें इस गवर्नमेंट के ऊपर काफी ज्यादा उम्मीदें हैं, खासकर वहां के युवा को, नौजवानों को, कि ये गवर्नमेंट जो है ये हमारे जो नौजवान हैं उनके लिए एक नया कश्मीर जो है उसको बनाने में जो इनकी इंटेंट नजर आ रही है वो कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। और हम नौजवान जो हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ खड़े होके शाना बशाना जो है वो इनके साथ खड़े रहेंगे और एक नया जम्मू कश्मीर जो मोदी जी का एक सपना है, अमित शाह जी का सपना है और यहाँ के पूरे हिंदुस्तान के लोगों का सपना है कि कश्मीर जो है वो हमारा एक मुकुट है। और वो कहते हैं ना कि अगर एक जिस्म के अंदर अगर आपका जहन अच्छा ना हो तो जिस्म पूरा खराब होता है। तो हमें लगता है कि हिंदुस्तान का हम एक अटूट अंग है और यहाँ के हर निवासी जो है वो कश्मीर के लोगों को प्यार करते हैं और यही प्यार हम पे अगर इसी तरह जो गवर्नमेंट की इंटेंट है वो रहा तो आप देखोगे कि कश्मीर आने वाले कुछ सालों के अंदर आप गर्व महसूस करोगे कि जिस कश्मीर को हम सुना करते थे ये कश्मीर उससे बढ़ के। बिल्कुल ठीक है। मैं पूरे देश में ट्रैवल करता हूँ, पूरे देश में हमारे कश्मीरी नौजवान बिजनेस कर रहे हैं, काम कर रहे हैं हर फील्ड में। कश्मीर के आज क्रिकेट टीम में भी आप देखिए, इंडियन क्रिकेट टीम में भी कश्मीर के नौजवान आ रहे हैं। स्पोर्ट्स पर इतना बड़ा काम हो रहा है वहां और किसी चीज की कमी नहीं है। सिर्फ जो एक, मैं तो ये कहता हूं जैसे हमारे यहाँ कहते हैं ग्रहण लगा हुआ था, ये वो मुझे लगता है वो दूर हो गया है। और अब किस तरह से नौजवान सामने आएंगे अपने व्यापार अपना, जब तक कुछ नहीं स्टार्टअप वहां होगा जैसे पूरे देश में हो रहा है। हर गांव में स्टार्टअप होना चाहिए, मेरा तो ये मानना है। वहां जो फ्रूट्स हैं, वहां जो जड़ी बूटियां हैं, वहां इतने मिनरल्स हैं हमारे जम्मू कश्मीर में। और टूरिज्म की इंडस्ट्री तो पूरे वर्ल्ड में सबसे बेस्ट वहां बन सकती है और उसके लिए सब नौजवानों को ही आगे आना पड़ेगा। निर्मल जी, आपको शायद मैं व्यूअर्स को भी बताना चाहता हूं कि लिथियम कितनी इंपॉर्टेंट एक एलिमेंट और एक है जिससे कोई भी इलाका या कोई भी मुल्क कहां पहुंच सकता है। हमारे जम्मू के अंदर लिथियम जो है वो काफी देर से मौजूद था और उसको लेकिन उसको ना उसके ऊपर काम किया गया, सही बात तो ना उसको ये मैप पे लाने की कोशिश की गई। इसीलिए मैं ये कहता हूं कि जम्मू कश्मीर एक खजाना है। मैं ये कहूंगा अगर उस खजाने को सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो मैं कहूंगा कि फख्र महसूस करेंगे हमारे हिंदुस्तान के लोग कि ये चीज बेसिकली थी क्या। तो हम ये समझते हैं, मेरे जैसा नौजवान और हमारे कई और नौजवान जो आपने देखे भी होंगे बड़े खुल के बात भी कर रहे हैं। मेरी सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से एक अपील रहेगी कि वहां की, जैसे अमित शाह जी कहते हैं कि वहां से हम अगर
बात करेंगे तो वहां के नौजवानों से बात करेंगे। बिल्कुल ठीक है। तो मैं उन्हीं से ये अपील करूंगा, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर से अपील करूंगा कि वहां की जो नई ज़हन के लोग हैं, नई सोच के लोग हैं, उनको जो है वो मौका देने की जरूरत है, ताकि जो गवर्नमेंट की एक, क्योंकि देखिए 370 जब सुप्रीम कोर्ट का उस पे जजमेंट आ गई, तो अब उस पे बहस करना जो है वो बनता नहीं है। बिल्कुल ठीक बात है। अब अगर कोई इमोशनली हमारे नौजवानों को कैरी करना चाहता है या उनको ये बताना चाहता है कि ये मैटर ऑफ आइडेंटिटी था या जो भी चीजें थी, वो हम अपने नौजवानों के साथ आहिस्ता आहिस्ता उनके साथ भी बैठ के बात करेंगे, क्योंकि जब कोई इशू सेंटिमेंट्स के साथ जुड़ा होता है तो उसको वक्त लगता है लोगों को समझाने में। शायद हमें भी हमें वो एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, हम उसके लिए तैयार भी हैं। हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो नौजवानों को सामने लाए, जैसे कि अभी आपने देखा होगा कि बीडीसीज और डीडीसीज, पहले आपको पता है किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी पे एक एमएलए बनता था और वही लीडरशिप में आगे आता था। आज आप देख रहे हो जब बीडीसीज और डीडीसीज बनाए, वहां पे इलेक्शन हुए, आज एक एक कॉन्स्टिट्यूंसीज के अंदर मेरे हिसाब से 3-3, 4-4 बीडीसीज और डीडीसीज हैं। जो बीडीसीज थे वो सरपंचीज जो थे उनसे इलेक्ट होके बने, और जो डीडीसीज थे उनका डायरेक्ट इलेक्शन था। तो आज आप ये समझ सकते हो कि आज वो एक मिनी एमएलए की तरह जो है वो काम कर रहे हैं अपने इलाकों में। नए लड़कों को मौका मिला है, नई लीडरशिप को मौका मिला है, और अल्टीमेटली फायदा लोगों का है। तो इसी तरह अगर इसी तरह की गवर्नमेंट का जो ये एक एंडेवर रहा पीछे, अगर इसी तरह गवर्नमेंट उसी लेवल पे आगे बढ़ती है, तो मैं आपको बताऊं कि आने वाला सवेरा जो है वो जम्मू कश्मीर का जो है वो एक, मैं ये कहूंगा कि बेहतरीन सवेरा है, और मिलजुल के जो है एक नया जम्मू कश्मीर बनाने में जो मोदी जी की पहल है, अमित शाह जी की पहल है, उसमें हम पूरा योगदान देने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल जी। और हम भी उम्मीद रखते हैं जी जम्मू कश्मीर पूरा डेवलप हो और पूरा भारत के साथ साथ जम्मू कश्मीर सोने का शेर बन के उभर के सामने आएगा। मुझे तो ये पूरी उम्मीद है, क्योंकि ये ऐसा प्रदेश है जो लाखों वर्षों से कश्मीर कश्यप ऋषि की भूमि थी, और उसका नाम तब से आज तक वही है, कभी नाम बदला नहीं गया है। ऋषि मुनियों की धरती रही है, जहां ईसा मसीह भी जम्मू कश्मीर में आके उन्होंने यहां पर स्पिरिचुअल हीलिंग सीखी थी। और जब इतने संतों का, हर धर्म के संतों का, जहां पर आज हमारे यहीं आप देखते हैं शाहजहां शरीफ भी है, नंगाली साहब भी है, और उधर बूढ़ा अमरनाथ भी है, तो ऐसी दुनिया में और कहीं इस तरह का वो नहीं है कि जिससे हर धर्म का इंसान ऐसे बन के रहता था। हमने तो बचपन में महसूस ही नहीं किया था, ये तो बाद में 90 के बाद में इस तरह की जो समस्या आई उससे ये पता लगा। चलिए जी, बस अब एक अंतिम, आगे भविष्य क्या सोच रहे हैं जम्मू कश्मीर का, कैसा आपको दिख रहा है, और आप क्या उम्मीद रखते हैं पूरे भारत के बाकी लोगों से? देखिए निर्मल जी, मैं दिल से कह रहा हूं कि आई एम अ वेरी ऑप्टिमिस्टिक पर्सन, और मुझे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की 1% भी कहीं इंटेंट ये नजर नहीं आ रही कि वो जम्मू कश्मीर को एक डेवलप्ड, एक वो जम्मू कश्मीर बनाना चाहते हैं जिसको दुनिया देखे। अगर उनकी जो इंटेंट मुझे नजर आ रही है, और मेरी कन्विक्शन से मैं कह रहा हूं कि आप देखेंगे कि आने वाले दिनों के अंदर जम्मू कश्मीर में इस तरीके का टूरिज्म होगा, इस तरीके के लोग होंगे कि शायद सब के लिए सब ये फख्र से कहेंगे कि जो मोदी जी की और जो अमित शाह जी की एक सोच थी, और मैं कहूंगा पूरे हिंदुस्तान का एक दिल जो जम्मू कश्मीर था, वो आपको नजर आएगा। और खासकर मैं अपने हिंदुस्तान के बाकी हिस्सों से ताल्लुक रखने वाले सारे आपके व्यूवर्स को मैं ये कहूंगा कि आप जम्मू कश्मीर में ज्यादा से ज्यादा आए, हमारे टूरिज्म को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करें, हमारे यहाँ पे आके अपनी इंडस्ट्रीज लगाएं, हमारे यहाँ पे आके अपने प्राइवेट सेक्टर को जो है वो ज्यादा बढ़ाएं,
ताकि हमारा नौजवान आपके साथ जुड़ के, आपके साथ मिलके एक नए जम्मू कश्मीर को खड़ा करे, ताकि दुनिया ये देखे कि जम्मू कश्मीर जो है, जिस जम्मू कश्मीर के ऊपर हर कोई नजर बनाए हुए है, उसको ये लगे कि जम्मू कश्मीर एक रोल मॉडल है, ना कि पूरे हिंदुस्तान के लिए बट दुनिया के लिए। क्या बात है जी, क्योंकि आप जम्मू प्रोविंस के पुंछ और राजौरी के रहने वाले हैं, तो मैं भी ये गुजारिश करूंगा, मैं भी वहीं पैदा हुआ हूं, यहां भी आप आए, कश्मीर के साथ साथ पुंछ राजौरी का जो पूरा एरिया है, यहां आकर कुछ दिन बिताएं, सच में आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतनी अच्छी बातचीत की और ये आई ओपनर होगा बाकी सब लोगों के लिए। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप जो है, आपका पहाड़ी ट्राइब जो आपको शेड्यूल ट्राइब का जो दर्जा है वो जल्दी से जल्दी मिले, ताकि आप सब भी अच्छी तरह से प्रोग्रेस करें। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद जी।